हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में पारित हुआ था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज को किस प्रकार से पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं उनको किस प्रकार से संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई इस संशोधन के द्वारा, इसके लिए पिछली क्लास में हमने पूरा डिस्कशन किया था। विभिन्न समितियों की क्या सिफारिशें थी और किस प्रकार से ये संशोधन अस्तित्व में आए 73rd और 74th। जो 73 अमेंडमेंट है वो पंचायती राज से रिलेटेड है और 74th जो है वो नगरीय निकायों से रिलेटेड है, यानी नगर पालिका से रिलेटेड है। तो उसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज हम इस अधिनियम से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से पंचायती राज सिस्टम काम करता है, जो 3 स्तरों पर है। गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे जो है खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत। ये तीनों ही स्तर किस प्रकार से काम करते हैं, इनके प्रमुख का इलेक्शन कैसे होता है, सदस्यों का इलेक्शन कैसे होता है, कौन इलेक्शन करवाता है, क्या योग्यताएं हैं, क्या कार्यकाल है, क्या शक्तियाँ हैं इनके पास में, इन सभी बातों पर हम आज की इस क्लास में फुल डिटेल में बातचीत करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत इजी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में न आए, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मामला है और किसी न किसी पंचायती सिस्टम से आप जुड़े ही होंगे या स्थानीय सुशासन के नगरीय प्रशासन से जुड़े होंगे, तो उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके विषय में कुछ बेसिक बातें हमने आपको बताई थी, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि आपका माइंड मेकअप हो जाए। जो 73वां यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1992 में किया गया था और इसको लागू किया गया था अगले वर्ष। लागू कब किया गया था? तो लागू इसको किया गया था 24 अप्रैल 1993। इसीलिए जो है हमने आपको बताया था कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, क्योंकि इसी दिन से देश में पंचायती राज सिस्टम, वैसे भी पंचायती राज सिस्टम तो पहले से लागू था, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी। तो ये पंचायती राज लागू हुआ और इसको जो है सबसे पहले किसने लागू किया? देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर सबसे पहले पंचायती राज किस प्रदेश ने लागू किया था? तो वहाँ पर आपका उत्तर हमने बताया था राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पंचायतों का उद्घाटन किया था। तो वो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर था, लेकिन वो संस्थाएं संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थी, क्योंकि उनको संविधान में कोई आर्टिकल रख करके उसमें जिक्र नहीं किया गया था उसका। यहाँ पर इस संशोधन के बाद में जो पहला राज्य बना जिसने इस नए एक्ट के आधार पे पंचायती राज को अपने वहाँ लागू किया है, तो वो प्रथम राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य जिसने इसे लागू किया वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसे सबसे पहले लागू किया था। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में अंतर आपको पता ही हो गया कि कहाँ पर आपको राजस्थान उत्तर देना है, कहाँ पे मध्य प्रदेश देना है। अब इस संशोधन में हमने पहले भी आपको बताया था क्या क्या चीज़ें की गई थी। तो इसमें भाग 9 को पुनर्जीवित किया गया था, भाग 9, और इस भाग 9 का नाम रखा गया पंचायतें, और इसी में 16 अनुच्छेद रखे गए भाग 9 में। 16 अनुच्छेद कौन से हैं? वो हैं आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O, या हिंदी में इसे अड़ा कहेंगे। ये 16 जो है आर्टिकल्स रखे गए हैं जो पंचायती राज से रिलेटेड हैं, और इसके बाद में 18 आर्टिकल आगे और हैं, यानी ओ के आगे PQR आगे 18 अनुच्छेद हैं, वो नगरीय प्रशासन से रिलेटेड हैं, नगर पालिका से रिलेटेड हैं, कंटिन्यू ही हैं। तो कभी अगर आपका आ जाए कि आर्टिकल 243 से 243O तक 16 अनुच्छेद पंचायती राज से रिलेटेड है, और आप नगरीय प्रशासन में भी पढ़ेंगे, नगरीय सुशासन में, उसमें 18 अनुच्छेद इसके जस्ट आगे के हैं और भाग वो 9 का हो जाएगा। ये किया गया और इसमें एक अनुसूची भी जो है बढ़ाई गई थी। अनुसूची
11वीं अनुसूची, जब 73वां संविधान संशोधन किया गया उसमें एक 11वीं अनुसूची बढ़ाई गई। आपको पता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में कितनी मूल रूप से अनुसूचियाँ होती थी? 8 अनुसूचियाँ होती थी। इस पे एक पूरी क्लास है, उसको आप ज़रूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन से बढ़ाई गई। प्रथम संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची बढ़ाई गई अनुसूची, और इसमें 9वीं में रखे गए थे जो जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड कानून थे उनको रखा गया था। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो है वो बढ़ाई गई थी 52वें 52 संशोधन से, ये 1985 में। तो इसमें दल बदल कानून को रखा गया था। तो ये 10 अनुसूचियाँ हो चुकी थी 1985 तक। उसके बाद में जब 1992 में ये संशोधन किया गया तो 11वीं अनुसूची बढ़ाई गई और इसमें पंचायती राज से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट रखे गए, 29 विषय रखे गए जो किससे रिलेटेड हैं? पंचायती राज से रिलेटेड हैं। और इसी वर्ष 74वां संविधान संशोधन भी किया गया था, 74th, जिसके लिए 12वीं अनुसूची भी बढ़ाई गई थी, जिसमें 18 विषय हैं जो नगर पालिकाओं से रिलेटेड हैं, नगरीय स्वशासन से रिलेटेड हैं। तो देखिए, अनुसूची, हर एक संशोधन में अनुसूची बढ़ाई जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अनुसूची का काम क्या होता है? किसी आर्टिकल में अगर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें रखनी होती हैं जिनको एक सारणी के रूप में, लिस्ट के रूप में रखा जाना चाहिए, तो उस आर्टिकल में सीधे न रख करके उससे रिलेटेड एक कैटलॉग बना दी जाती है अलग से, उसी को अनुसूची कहा जाता है। जैसे कि इसी 243 से लेकर 243 ओ के बीच में एक आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि पंचायती राज की शक्तियाँ किन किन विषयों पर होंगी। तो ऐसे 29 विषय हैं, तो वहीं पर 29 विषय का जिक्र किया जाएगा तो काफ़ी लंबा लगेगा और पढ़ने में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए वहाँ पे सीधे ये लिख दिया गया कि 29 विषय होंगे, और इन 29 विषय को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो संविधान के आखिरी में जाइए और अनुसूची 11 को पढ़िए, टेबल वहाँ पे लगी हुई है। तो यही होती अनुसूचियाँ हैं। तो ये अनुसूची 11 जो है पंचायती राज के 29 विषय इसमें रखे गए हैं। तो ये तो एक है इसका खाका कि ये आखिरी संशोधन में किया क्या क्या गया था और इसको लागू कर दिया गया। अब आपको पढ़ना ये है कि आखिर इस संशोधन से जो पंचायती राज हमारे देश में लागू किया गया वो किस प्रकार का है, उसकी संरचना क्या है और शक्तियाँ भी क्या हैं। इस अधिनियम में 2 प्रकार के प्रावधान थे। 2 कौन से थे? एक था प्रावधान जो कि अनिवार्य था, यानी कि सभी प्रदेश उन प्रावधानों को अवश्य रूप से लागू करेंगे। जैसे कि पंचायती राज का गठन करना, यानी पंचायतों का गठन करना एक अनिवार्य बात थी। यानी कोई प्रदेश ये नहीं कह सकता था कि हम पंचायती राज सिस्टम को अपने वहाँ नहीं चालू करेंगे। तो इस तरह के कुछ प्रावधान थे जिनको कहा गया अनिवार्य विषय। दूसरे कुछ प्रावधान ऐसे थे जिनको ऐच्छिक किया गया, यानी राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कैसे करना चाहते हैं, आप इसको अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियां, अपने संसाधनों के हिसाब से कर लीजिए। जैसे कि बहुत से थे, जैसे कि ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होंगे, यानी जिसको कहीं कहीं प्रधान कहा जाता है, कहीं सरपंच, कहीं मुखिया, तो उसका इलेक्शन कैसे होगा, तो उसके विषय में कहा गया, राज्य पर छोड़ दिया गया कि आप चाहे डायरेक्ट करवाएं चाहे इनडायरेक्ट करवाएं। तो आप ये कहेंगे कि पंचायती राज का ये जो अधिनियम था 73वां संविधान संशोधन, इसमें 2 प्रकार के प्रावधान थे। जो अनिवार्य थे उनको हर प्रदेश को लागू करना अनिवार्य था, जैसे कि पंचायती सिस्टम का गठन करना, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। कुछ विषय ऐसे होते थे जिनको राज्य के ऊपर छोड़ा गया था, जैसे कि गांव के प्रमुख का इलेक्शन कैसा होगा ये राज्य अपने आप तय कर ले, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, इस तरह के प्रावधान। तो अभी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बताते चलेंगे क्या चीज़ें बिल्कुल सब प्रदेश में एक जैसी लागू करनी थी और कौन कौन चीज़ों में राज्यों को थोड़ा छूट दी गई थी कि अपने मन का कर सकते हैं। तो वो साथ में पढ़ते चलेंगे, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पंचायती राज प्रणाली है अपने देश में वो क्या है? पंचायती राज सिस्टम प्रणाली, 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक संशोधन के द्वारा कब मान्यता दी गई, तो आपका ईयर 1992 होगा। कब इसको लागू किया गया,
तो 1993 उत्तर होगा। सबसे पहले इसमें बात की गई ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? देखिए इसमें आर्टिकल भी हैं, जो 16 आर्टिकल हमने बताया उसी 16 आर्टिकल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आर्टिकल रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए क्या है। वैसे 243 में ही है ग्राम सभा। ग्राम सभा किसको कहेंगे? तो ग्राम सभा किसी एक गांव या कुछ गांव का समूह। देखिए जैसे छोटे छोटे गांव हैं, 200 वोटर से कम है तो 2-3 गांव मिला करके एक ग्राम सभा बना ली जाती है। और कोई बड़ा गांव है जिसमें ज़्यादा वोट है तो उसको अकेले गांव को ही एक ग्राम सभा माना जाता है। तो ग्राम सभा किसको कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं कि ग्राम में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड पंजीकृत सभी मतदाताओं की सभा है ये। अब देखिए दो चीज़ें आपको हैं कि गांव के जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, किसमें? आपके जो चुनाव की सूची होती है, वोटिंग लिस्ट होती है उसमें। यानी अगर आप वोटर हैं, 18 साल से ऊपर है और आपका नाम है इलेक्टोरल लिस्ट में, तो आप उस सभा के मेंबर हैं। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा आप कह सकते हैं कि सभी मतदाताओं का समूह है। सभी महिला पुरुष जो भी हैं, जितने भी वोटर हैं, उन वोटर की टोटल सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। छोटे छोटे गांव हैं तो राज्य को ये पावर है कि आप वो 2-2, 3-3 गांव मिला करके एक ग्राम सभा बना देता है। आप देखते भी होंगे कि आपकी ग्राम सभा में कई गांव आते होंगे या कभी कभी अकेला भी होता होगा। तो ये है ग्राम सभा। अब आप सोच रहे हैं ग्राम पंचायत फिर क्या होती है? ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत जो है इसी ग्राम सभा की कार्यकारिणी सभा होती है, कार्य करने के लिए सभा होती है, तो उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। तो इसी जो ग्राम सभा है आपकी, यानी वोटर का जो समूह है, ग्राम सभा की कार्यकारिणी या उसको कह सकते हैं कार्यपालिका। कार्यकारिणी को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। इसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। इसकी कार्यकारिणी मतलब जैसे गांव का प्रधान यानी मुखिया या सरपंच, किसी किसी प्रदेश में अलग अलग नाम है। तो जो गांव का प्रमुख व्यक्ति है प्रधान है, और जो आपके वार्ड में जो मेंबर होते हैं उन सबको मिला के क्या बन जाता है? ग्राम पंचायत बन जाती है। तो जब ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं तो टोटल वोटर्स की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो उसकी कार्यकारिणी सभा जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये हो गया ग्राम सभा। ग्राम सभा के जो कार्य हैं वो कैसे निर्धारित होंगे? तो अब देखिए ग्राम सभा के कार्य क्या क्या होंगे ये निर्धारण राज्य का विधानमंडल करेगा। यानी ये अब हमने आपको बताया था ना कुछ विषय जो छोड़ दिए गए राज्य के ऊपर। तो ये ग्राम सभा जो आपकी है उस ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण कौन करेगा? तो अगला पॉइंट आप लिखें कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण उस राज्य का विधानमंडल करेगा। राज्य का विधानमंडल, जो राज्य की विधायिका है वो तय करेगी। इसीलिए आप देखोगे कि विभिन्न प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर एक प्रदेश में जो ग्राम सभाएं हैं उनके कार्य थोड़ा थोड़ा अलग अलग हैं, क्योंकि वहाँ का राज्य का विधानमंडल ने उसके कार्य डिसाइड किए हैं। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के विधानमंडल ने अपने प्रदेश के ग्राम सभाओं के कार्य डिसाइड किए हैं कि आप क्या क्या करोगे। इसी प्रकार से हर प्रदेश में थोड़ा बहुत भिन्नताओं के साथ में राज्य अपने आप तय करते हैं। तो आप ग्राम सभा को समझ गए, कोई दिक्कत? वोटर्स का समूह है और ये समूह एक ग्राम पंचायत वहाँ की कार्यकारिणी है, और इनके कार्य क्या होते हैं? इनके कार्य राज्य के विधानमंडल के द्वारा तय किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे पंचायती राज की संरचना कैसी होगी। अब ये तो ग्राम सभा हो गई, ये वोटर्स हैं। अब यही वोटर्स हर चीज़ का जो है चुनाव करेंगे। तो अब देखते हैं संरचना।
संरचना स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सामान्यतः बात की गई थी त्रिस्तरीय संरचना की। बलवंत राय मेहता समिति ने भी कहा था कि पंचायती राज में 3 स्तर होने चाहिए, गांव का, खंड का और जिला का, 3 होंगे। और बाद में जब संवैधानिक रूप से इसको मान्यता दी गई तब भी जो है 3 स्तरीय ढांचा अपनाया गया है। तो संरचना कैसी होगी, त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कहीं अगर कथन में इस तरह से आ जाए कि 3 स्तरीय पंचायत का गठन करना अनिवार्य है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 3 स्तरीय पंचायत की बात करता है ये संशोधन, लेकिन यहाँ पर एक साथ में अपवाद भी है कि जिन प्रदेशों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर वो 2 स्तरीय पंचायत का गठन कर सकते हैं, ग्राम और जिला। बीच का जो मध्य स्तर है, खंड वाला, ब्लॉक वाला, उसको वो नहीं बना सकते हैं अगर वो चाहें। तो इसका मतलब है कि 3 स्तरीय पंचायत का गठन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सामान्यतः त्रिस्तरीय पंचायत भारत में पाया जाता है। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे अपवाद। अपवाद क्या है, 20 लाख जनसंख्या वाले राज्य मध्य स्तरीय पंचायत, जिसको पंचायत समिति कहा गया था, का गठन अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अगर 20 लाख से कम है तो आप मध्य वाला छोड़ सकते हैं। तो अब 3 स्तर जो है उसको समझ लेते हैं क्या है। पहला स्तर जो है आपका सबसे जो टॉप पे रहेगा वो है जिला, जिला स्तर। दूसरा है खंड स्तर, या इसे आप कहेंगे मध्य स्तर, बीच का। और तीसरा जो है वो है ग्राम स्तर। तो यहाँ जिला स्तर पे जिला पंचायत है, इसको जिला पंचायत कहा जाता है, इसको खंड पंचायत कहा जाता है और इसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग प्रदेश में, जैसे इसको पंचायत समिति भी कहते हैं, पंचायत समिति। यही जो पंचायत समिति बलवंत राय मेहता कमेटी में आपने पंचायत समिति जो नाम था वही है। खंड पंचायत जो होती है उसको पंचायत समिति भी कहते हैं, ग्राम पंचायत है, और आपकी जिला पे जिला पंचायत है। तो जिला स्तर जो होता है वो सबसे टॉप लेवल पे होता है पंचायती राज व्यवस्था में। उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे होता है खंड पंचायत, और फिर सबसे निचले स्तर पे होता है ग्राम पंचायत। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पे क्या होता है, तो वहाँ पर है ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पे। अब यहाँ पे हमने बताया कि ये 3 स्तर की पंचायत है। पंचायती राज सिस्टम का गठन करना अनिवार्य है, लेकिन 3 स्तरीय करना अनिवार्य नहीं है। दूसरा स्तर ये वाला आप स्किप कर सकते हैं अगर इस कैटेगरी में आते हैं 20 लाख से कम वाले राज्य। तो आप कमेंट करके बताएं कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया है। आप बुक में या गूगल करके देख लीजिए, वो डाटा फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा यहीं पे कि ये इस श्रेणी में कौन कौन से लोगों ने इसको स्किप किया है, किन किन प्रदेशों ने। अब देखिए इसमें कुछ इलेक्शन को लेकर के कुछ चीज़ें आपको जाननी हैं। इन सभी स्तरों पे मेंबर होंगे, सभी स्तरों पर जो सदस्य होंगे, सभी स्तरों के सदस्य, तो सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा, सीधे जनता द्वारा होगा, यानी डायरेक्ट इलेक्शन। इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। क्वेश्चन क्या बनेगा, पंचायती राज सिस्टम में सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा, ये इस अधिनियम में बताया गया है। तो ये कथन सही है, यानी कि चाहे जिला स्तर के मेंबर हो, चाहे वो आपके खंड स्तर के हो जिनको बीडीसी आप कहते हो, और चाहे आपके पंचायत स्तर के
जो वार्ड मेंबर होंगे वो सब क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, सीधे जनता उनको वोट दे करके चुनेगी। लेकिन इनके अध्यक्ष जो होंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो यहाँ पर जो है अध्यक्ष होगा, इस अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे यहाँ सीधे इलेक्शन से जो जिला के पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे, वो सदस्य मिल करके एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे अपने अंदर से ही, अपने में से ही किसी एक को। इसी तरीके से जो खंड स्तर है, खंड स्तर का जो अध्यक्ष होगा वो भी अप्रत्यक्ष होगा, अध्यक्ष क्या होगा, वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। इसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, इसको जिलाध्यक्ष कहा जाता है, इसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। हर प्रदेश में इसके नाम अलग हो सकते हैं। तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जो खंड स्तर के सदस्य चुने जाएंगे, सदस्य सब जगह डायरेक्ट ही चुने जाएंगे, इनको बीडीसी कहा जाता है। तो वो सदस्य मिल करके अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष बनाएंगे, जिसको ब्लॉक प्रमुख माना जाएगा। अब ग्राम स्तर पे आ जाइए, तो जो मेंबर होंगे वो तो डायरेक्ट तीनों स्तर पे हैं। यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव जो है राज्य विधानमंडल तय करेगा, राज्य विधानमंडल तय करेगा। यानी कि डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, ये किस पर है, ये राज्य के विधानमंडल में शक्ति है कि वो तय करे कि हमारे प्रदेश में जो गांव के हैं, गांव के प्रधान या मुखिया या सरपंच जो भी पद है हर प्रदेश में अपने हिसाब से, उसका चुनाव कैसे होगा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, तो वो तय करेगा राज्य का विधानमंडल। अब उत्तर प्रदेश में जैसे आप देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने डायरेक्ट तय किया है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रधान का चुनाव कैसे होता है, सीधे जनता के द्वारा होता है, यानी प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं, उनको हम वोट करते हैं और वो जीतते हैं, बाकी ये अप्रत्यक्ष होते हैं। तो इन इलेक्शंस को लेकर के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। आप अपने अपने प्रदेश के गांव के प्रधान का जो अध्यक्ष का चुनाव है उसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ यूपी में मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी में क्या होता है, यूपी में डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, ये चीज़ यूपी में डायरेक्ट होता है। बाकी हर प्रदेश ने अपना अपना तय किया होगा। तो जिस प्रदेश के आप हैं, तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रधान का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया इसकी संरचना। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको जाननी है, वो भी अनिवार्य है जानना। देखिए यहाँ जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पर तो सब चुने गए हैं, चाहे वो सदस्य हो और चाहे वो अध्यक्ष हो, सब चुन के आए हैं किसी भी प्रकार के इलेक्शन से। लेकिन ये जो स्तर है दो, जिला स्तर और खंड स्तर, यहाँ पर कुछ पदेन मेंबर भी होते हैं, उनको राज्य विधानमंडल के ऊपर तय किया गया है कि वो किसको बनाना चाहता है। तो इन दो स्तरों पर देखिए, इन दो स्तरों पर आप ऐसे लिखिएगा, जिला स्तर और खंड स्तर पर, इन दो स्तरों पर कुछ पदेन सदस्य हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। ये कौन तय करेगा, ये वहाँ का राज्य विधानमंडल तय करेगा। राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा विधान परिषद मिल करके, जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ विधानसभा तय करेगी, राज्य विधानमंडल तय करेगा कि कौन कौन पदेन मेंबर हो सकते हैं। जैसे कि कुछ एमएलए वगैरह इसके मेंबर डायरेक्ट जो है जिला स्तर पे और खंड स्तर पे होते हैं। तो हर प्रदेश में उसके लिए अलग अलग कुछ नियम है, लेकिन ये चीज़ आपको जाननी है। जैसे कि कभी कथन में आ जाए कि जिला स्तर के सारे मेंबर इलेक्टेड ही होते हैं, तो नहीं, इलेक्टेड होना अनिवार्य नहीं है, कुछ हो सकते हैं। तो कथन बिल्कुल 100% नहीं होगा कि इलेक्टेड ही होते हैं 100%, कुछ हो सकते हैं यहाँ भी, लेकिन ग्राम स्तर के सभी सदस्य इलेक्टेड ही होते हैं। तो ये आप प्रणाली समझ लीजिए, बहुत इजी है। इसको ये त्रिस्तरीय पंचायत है। अब कहीं कहीं पे मध्य स्तर नहीं होगा जो छोटे प्रदेश हैं। तो संरचना आप समझ गए। अब बात करते हैं कि आरक्षण की। देखिए राजनीतिक आरक्षण आपको मिला हुआ है,
आप आर्टिकल पढ़िएगा राजनीतिक आरक्षण से संबंधित। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, बार बार नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके बताइए। पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चन पूछा था, कुछ बच्चों ने सही उत्तर दिया, कुछ बच्चों ने गलत उत्तर दिया। उनको लगता है कि जो आर्टिकल 15 और 16 में जो बातें की गई हैं वहाँ पर राजनीतिक आरक्षण की बात की जा रही है। नहीं, वहाँ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की जा रही है। राजनीतिक आरक्षण का मतलब है चुनाव में आरक्षण, यानी राजनीतिक पदों पर जाने के लिए आरक्षण, सरकारी पदों पर नहीं। सरकारी पदों पर आप देखते हो कि जैसे कि जो है SC ST और OBC को आरक्षण मिला हुआ है, कितने कितने प्रतिशत, वो आप देखिए अपने अपने स्टेट में। तो वो है आपका जो है लोक नियोजन में आरक्षण है वो। लेकिन राजनीतिक आरक्षण जो है वो आपको राजनीतिक पदों पर जाने के लिए होता है। तो वहाँ पर सीटें आरक्षित की जाती हैं। जैसे आप अपने देखते होंगे क्षेत्र में कि कोई जो सीट है, चाहे वो MLA का इलेक्शन हो, चाहे वो MP का इलेक्शन हो, तो उसमें कहते हैं ये सीट आरक्षित है, यानी ये रिजर्व है। तो वो आरक्षण राजनीतिक आरक्षण है जिसमें उसी कैटेगरी के लोग वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ पर पंचायती राज में किनको आरक्षण दिया गया है इसकी हम बात कर लेते हैं। कौन से पदों के लिए कितना आरक्षण दिया गया है, तो अब बात करते हैं आरक्षण। और ये आरक्षण जो है वो 10-10 वर्ष के लिए बढ़ा करके 2030 तक के लिए है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। आर्टिकल मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल आपके पास क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है कि कौन से आर्टिकल, किन किन आर्टिकल्स में राजनीतिक आरक्षण की बात की गई है। ये मैं आपको बता दूं संकेत के तौर पे कि 2020 में इसको फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। SC और ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो एंग्लो इंडियन थे, आंग्ल भारतीय, उनके आरक्षण को नहीं आगे बढ़ाया गया। इसीलिए 2020 के बाद में अब एंग्लो इंडियन जो है वो संसद और राज्य के विधानमंडलों में नहीं मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन SC और ST के आरक्षण को 2020 से बढ़ा करके 2030 तक के लिए कर दिया गया है। यानी 2030 में फिर से इस पर जो है विचार किया जाएगा कि इस आरक्षण को आगे बढ़ाया जाए या रोका जाए। तो राजनीतिक आरक्षण 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और अब जो अंतिम डेट है इसकी 2030 है। 2030 में फिर से विचार होगा कि आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। लेकिन जो ये जॉब वगैरह में आरक्षण है उससे ये अलग है। तो ये आरक्षण पंचायती राज में हम देखेंगे। यहाँ पर MLA और MP के इलेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। MLA और MP के इलेक्शन में अलग प्रोसीजर है, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पंचायती राज के इलेक्शन में, यानी कि ग्राम पंचायत में, खंड पंचायत में और जिला पंचायत में जो इलेक्शन होता है उसमें आरक्षण की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपको SC और ST के लिए आरक्षण दिया गया है। SC एवं ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। जिस प्रदेश में जितनी SC और ST की जनसंख्या है उसी अनुपात में सीटें रिजर्व रहेंगी। पहली बात आप ये जानें। दूसरी बात, महिलाओं के आरक्षण के लिए कितना है कोटा। तो देखिए इसमें जो SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, इसमें 1/3 महिलाएं भी होंगी, महिलाएं भी होंगी। यानी टोटल जितनी सीटें इनके लिए निकलेंगी उसमें 1/3 महिलाओं के लिए होना अनिवार्य है। न्यूनतम 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। अब टोटल में देखिए कुल महिला आरक्षण, महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। इसमें बात की जा रही है SC ST एवं सामान्य सभी मिलाकर। ये दोनों बातों को गौर से आपको समझना होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम बात करें पहले नंबर पे SC और ST की कितनी सीटें रिजर्व होंगी, तो वो होंगी जितनी जनसंख्या होगी और उन सीटों में जितनी सीटें आएंगी। मान लेते हैं कि SC ST की सीटें आई
आपकी 12 सीटें आई। तो इन 12 में 1/3 महिलाएं भी होंगी, यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि 4 सीटें महिलाओं को भी, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, महिलाएं होंगी। तो 8 + 4 इस तरह से होगा। अब कुल महिला आरक्षण की बात हो रही, इसका मतलब है इसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है। तो महिलाएं टोटल सीटों पे, कुल महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। अब तो बहुत से प्रदेशों में 1/2 है, 1/2 1/3 से ज़्यादा होता है, यानी 50%। तो बहुत से प्रदेशों में कर दिया गया है 50% तक। तो बात कर रहे हैं 1/3 से कम नहीं हो, ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें SC ST एवं सामान्य सभी मिला के बात की जा रही है। तो 4 जैसे यहाँ होंगी तो टोटल सीटें मान लेते हैं कि टोटल सीटें हैं 30। तो 30 में 10 महिलाएं होना अनिवार्य है। तो 10 में 4 यहाँ पर हो गई थी, तो 6 और आपको करनी पड़ेंगी। तो टोटल मिला के आपकी 10 महिलाएं अनिवार्य हैं। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा हो जाए, 50% हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो एक महिला और का आरक्षण कितना होगा? 1/3। अब आरक्षण से रिलेटेड एक और बात देखें कि महिला आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप यहाँ पे नोट कर लें, महिला आरक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि 2030 तक महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। नहीं, महिलाओं का आरक्षण कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो SC ST के लिए है, इसके लिए समय सीमा है। इसके लिए क्या है, ये समय सीमा यहाँ पर है, और वो किस आर्टिकल के अधीन है वो मैंने क्वेश्चन किया हुआ आपसे, इसीलिए मैं नहीं बताऊँगा। वही आप लिख लीजिएगा कि SC और ST का आरक्षण इस फला फला आर्टिकल के अधीन है, यानी उस आर्टिकल में बात कही गई है 2030 तक के लिए। तो 2030 तक के अधीन है। फिर अगर बढ़ता है तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता है तो नहीं बढ़ेगा, उसके अधीन रहेगा ये, यानी इसमें समय सीमा तय है। अगली चीज़ आती है OBC के विषय में, अन्य पिछड़ा वर्ग के विषय में। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है, अनिवार्य नहीं है, यानी कि ये अनिवार्य नहीं है OBC। तो इसके विषय में लिखेंगे कि राज्य विधानमंडल OBC के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अब आपको हम बता दें कि जो MP का इलेक्शन होता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP MLA, उसमें आप देखते हो कि SC और ST के लिए रिजर्व होती हैं सीटें, लेकिन वहाँ पर OBC के लिए सीटें रिजर्व नहीं होती हैं। यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली में राज्य के विधानमंडल को ये पावर दी गई है कि वो चाहे तो अपने प्रदेश में OBC के लिए भी आरक्षण कर सकता है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने OBC को भी आरक्षण दिया हुआ है इसमें, पंचायती राज प्रणाली में। तो इस आपके प्रदेश में आप देखिए और नोट कर लीजिए कि आपके प्रदेश में OBC को भी आरक्षण दिया गया है कि नहीं। आरक्षण किस मामले में? सरकारी नौकरी की बात हम नहीं करें, वो अलग है, क्योंकि इसमें भ्रम हो जाएगा कि आप कह दो नहीं हाँ राजनीतिक आरक्षण OBC को है। आप देखिए क्या पंचायती राज के इलेक्शन में, यानी आपके गांव के प्रधानी के इलेक्शन में OBC के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, प्रधान के लिए या सदस्य के लिए, या यहाँ खंड पंचायत में या जिला पंचायत में, तीनों स्तरों में क्या OBC के लिए होती हैं या नहीं होती हैं? तो वो आपके प्रदेश की सरकार पर निर्भर है। लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित आपको हर प्रदेश में मिलेंगी। SC ST के लिए वहाँ अगर जनसंख्या है तो मिलेंगी उसके आधार पे। अब एक चीज़ और, आरक्षण जो होगा वो आरक्षण सभी स्तरों पर दिया जाएगा, सभी स्तरों पर एवं सदस्य तथा अध्यक्ष पद सबके लिए होगा, अध्यक्ष पद के लिए भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेंबर के लिए आरक्षित कर दिया कि चलिए 1/3 सीटें महिलाओं को हमने दे दिया, या SC को आरक्षण दे दिया, ST को दे दिया, OBC को दे दिया।
लेकिन अध्यक्ष में आरक्षण नहीं दिया, तो पता चला अध्यक्ष कोई एससी बन ही नहीं पाया, कोई महिला अध्यक्ष कहीं की बनी ही नहीं, किसी ज़िले में कोई महिला अध्यक्ष बन ही नहीं पाई। तो जो आरक्षण होगा वो सदस्यों के लिए भी होगा, यानी सदस्य पद पर भी रिजर्व होंगी 1/3 महिलाएं, और अध्यक्ष पद पर भी रिजर्व किया जाएगा, यानी महिलाएं अध्यक्ष भी बन पाएँ। इसी तरह SC ST के लिए भी, और जिन प्रदेशों में OBC के लिए राज्य जैसा प्रावधान करना चाहे तो कर सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। पंचायती राज प्रणाली में आरक्षण व्यवस्था दी गई है कि नहीं दी गई है, तो बिल्कुल राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। कितना दिया गया है? SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं को 1/3 से कम नहीं, यानी ये नहीं लिखोगे कि 1/3 से कम नहीं हो, ज़्यादा हो, और इसको 1/2 तक लागू कर दिया गया है बहुत से प्रदेशों में। 20 या 21 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 1/2 लागू कर दिया उन्होंने महिलाओं को, यानी 50% दे दिया 30% के बजाय। अब यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं, टोटल महिलाओं का आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, और SC ST के अंदर भी उनमें भी महिलाएं 1/3 होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि 1/3 महिलाएं हैं वो सभी सामान्य की हो गई, SC ST की कोई महिलाएं ही नहीं, वहाँ सब पुरुष ही पुरुष जीत गए। तो यहाँ भी इसके अंदर आरक्षण के अंदर भी महिलाओं का 1/3 आरक्षण है, और टोटल मिला के ये महिलाएं और सामान्य महिलाएं मिला के भी 1/3 से कम नहीं हों। नोट हमने बता दिया कि महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई समय सीमा अंतिम नहीं है, कंटिन्यू है, जबकि SC और ST के लिए आरक्षण की समय सीमा राजनीतिक आरक्षण की लास्ट डेट तक है। OBC के लिए राज्य विधानमंडल पे छोड़ा गया है, वो देना चाहे तो अपने राज्य में दे सकता है आरक्षण। ये सभी आरक्षण सभी स्तरों पर होंगे और सभी पदों के लिए दिए जाएंगे। तो ये आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज में। अब आपने देख लिया आरक्षण हो गया, ठीक है, तो अब इलेक्शन लड़ने की बारी आ गई। भाई लड़िए इलेक्शन, आप लड़ना चाहते हैं तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। संविधान सिर्फ एक योग्यता की बात करता है और एक राज्य विधानमंडल के अधिकार की बात करता है, बस इतने से ही सारी योग्यताएं डिसाइड हो जाएंगी। यानी कौन लड़ेगा चुनाव पंचायती राज में, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता तो यहाँ पर निर्वाचित होने के लिए सिर्फ एक योग्यता की बात की गई है, 21 वर्ष न्यूनतम आयु, ये योग्यता होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष। आप बताइए कि सांसद होने के लिए, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, और एक आप बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर न्यूनतम आयु नहीं है तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि कोई न्यूनतम आयु नहीं है। तो राष्ट्रपति के लिए और लोकसभा राज्यसभा के मेंबर के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए वो आप बताएं। और यहाँ पर हम बता रहे हैं पंचायती राज प्रणाली में तीनों स्तरों पे, गांव में, जिला में और मध्य स्तर पे 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, बस यही एक योग्यता चाहिए। शेष योग्यताएं जो है राज्य विधानमंडल तय कर सकता है। शेष योग्यताएं कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल तय कर सकता है। राज्य विधानमंडल तय कर सकता है, यानी कि ये तो पहले से डिफाइन है, 21 एज तो आपके पास होनी चाहिए। बाकी हर प्रदेश की सरकार यानी वहाँ का जो विधानमंडल होगा वो तय कर सकता है कि उसके प्रदेश में और क्या क्वालिफिकेशन जोड़ी जानी चाहिए। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार अभी प्रयास कर रही है कि एक और सी योग्यताएँ बना दी जाए, जैसे कि विधानमंडल तय कर दे कि जिन लोगों के 2 से अधिक संतानें होंगी वो अब ग्राम पंचायत के प्रधान का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या जिला पंचायत या जो पंचायती राज में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये नया नियम विधानमंडल तय कर सकता है। ये नियम तो पहले से डिसाइड है, बाकी नियम वो तय करते हैं कि कोई ये भी कह सकता है कि चलो ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा बहुत बढ़ गई है, हर व्यक्ति ग्रेजुएट हुआ घूम रहा है, इतना हमने पढ़ा लिखा दिया लोगों को, तो अब हम एक योग्यता बना सकते हैं कि पंचायती राज में इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। तो अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है कि आप नई योग्यताएं तय कर सकते हैं पंचायती राज में। तो ये है योग्यता। अब इलेक्शन भी आपने समझ लिया कैसा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो भी हमने बताया।
अब कार्यकाल कितना होगा, कितने दिन के लिए कार्यकाल होगा, यानी कि आपके गांव की सरकार जो बन जाएगी या ब्लॉक पे जो बन जाएगी या जिला पे जो बनेगी, कितने दिन के लिए काम करेगी, इसका स्थायित्व होना जरूरी है, कुछ तय होना चाहिए। तो 5 वर्ष कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष कब से जोड़ा जाएगा, क्या इलेक्शन वाली डेट से या चुनाव परिणाम वाली डेट से, किस दिन से? तो जो प्रथम अधिवेशन होगा, देखिए प्रथम जिस दिन पहली मीटिंग हुई, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक इसका जो है कार्यकाल होगा। तो ये तो आप समझ गए, इलेक्ट हो गए, उसका फर्स्ट मीटिंग हुआ, 5 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा, 5 वर्ष बाद पुनः इलेक्शन होगा। तो क्या बीच में भंग हो सकती है? बिल्कुल, राज्य विधानमंडल किसी भी स्तर की पंचायत को बीच में भंग कर सकता है, या फिर किसी अनहोनी की वजह से भी भंग हो सकती है, जैसे ग्राम प्रधान कोई अनहोनी हो जाए तो फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर बीच में भंग हो जाती है पंचायत तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। बीच में, कार्यकाल के बीच में पंचायत भंग अगर हो जाती है, किसी भी स्तर की पंचायत भंग होने पर 6 माह में चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन अगर 6 महीने का कार्यकाल ही नहीं बचा हो, जैसे कि कोई पंचायत भंग हो गई 4.5 साल पे, 4.5 कुछ दिन पे, 6 महीने का आगे कार्यकाल बचा ही नहीं है, तो फिर नया इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जो इलेक्शन होंगे उसी में कराया जाएगा, यानी उतने दिन खाली रहेगा वो। तो 6 माह कम से कम समय बचा हो तो फिर से चुनाव करा के नई पंचायत का गठन कर दिया जाएगा। तो ये जो पुनर्गठित पंचायत है, इसको पुनर्गठित कहा जाएगा। पुनर्गठित पंचायत, फिर से जो गठित की गई पुनर्गठित पंचायत शेष कार्यकाल के लिए होगी, ये भी आप जान लें, कार्यकाल के लिए होगी। जैसे कि 5 वर्ष का कार्यकाल था, पहली पंचायत का गठन हुआ, किसी स्तर की बात कर लो चाहे जहाँ की, और उसने जो है 4 वर्ष कार्य कर लिया, 4 वर्ष के बाद में किसी कारण से वो पंचायत भंग हो गई। तो अब क्या होगा, नई पंचायत का जो गठन किया जाएगा, नई पंचायत आएगी तो वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगी। ऐसा नहीं कि वो दूसरा प्रधान आए कहे हम जीत के आए अब हम 5 साल के लिए प्रधान हो गए, नहीं, आप री इलेक्टेड हुए, यानी उसी पंचायत के कार्यकाल के लिए बने हैं फिर से, तो आप 1 ही साल तक प्रधान रहोगे, 1 ही साल तक आप रहोगे सरपंच। उसके बाद में फिर से इलेक्शन होंगे, तब 5 साल के लिए अगर फिर से कोई जीतता है तो वो बनेगा। तो जो नई पंचायत बीच में गठित होती है फिर से, वो शेष कार्यकाल के लिए होती है, ना कि फिर से 5 वर्ष के लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। और कितने दिन में इलेक्शन कराने होंगे, 6 माह में। यदि कार्यकाल 6 माह नहीं बचा है, जैसे 4 वर्ष और 7 माह कोई चल गई पंचायत, उसके बाद ये भंग हो गई, तो अब यहाँ पे 5 माह का कार्यकाल बचा था। अब 5 माह के लिए नई पंचायत का गठन फिर से नहीं किया जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष पूरे होने के बाद में तो फिर से फ्रेश पूरा इलेक्शन होना ही है, तो सीधे उसी इलेक्शन में कराया जाएगा। तो कार्यकाल 6 महीने से अधिक बचा होता है तो पुनर्गठित की जाती है पंचायत नए कार्यकाल के लिए, नए कार्यकाल के लिए नहीं, शेष कार्यकाल के लिए। चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इनके शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। अभी कार्य पे हमने पहले भी आपको एक पॉइंट बताया कि ग्राम सभाएं क्या कार्य करेंगी, वो कार्य करेंगी जो राज्य विधानमंडल तय करेगा, राज्य के विधानमंडल पे निर्भर करता है।